अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। ये हमारा वन शॉट की सेकंड एंथम के वन शॉट की सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग 4 मिनट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए तो स्टार्ट करने के टाइम हमारे पास है नहीं, जैसा कि आप लोग को भी पता है। तो चलो, हमारे पास ये 4 मिनट का फर्स्ट टॉपिक है नीड फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, ये भी एक बार पूछा गया है एग्जाम में कि व्हाट इज द नीड फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो क्यों थी प्रोटेक्शन की जरूरत, याद है? स्टोरी सुनाई थी मैंने, चलो स्टोरी का टाइम नहीं है। ठीक है, वन शॉट में स्टोरी वही। तो नीड फॉर प्रोटेक्शन क्या थी? प्रोटेक्शन की नीड ये थी कि वायरस बहुत ज्यादा आ रहे थे, वायरस हमारे प्रोग्राम्स को कम कर रहे थे। ठीक है, उसकी वजह से बग जनरेट हो रहे थे, तो इसीलिए हमारे पास हमें जरूरत थी प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन बाद नीडेड ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ द वायरस और वायरस या बग्स कह सकते हैं। अब पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन फीचर ऑफ 808 इज टू हेल्प डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई बग्स। डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको रिमूव करना है, ये हमारा प्रोटेक्शन का पर्पस। ठीक है, तो अगर नीड फॉर प्रोटेक्शन आता है तो इतना भी अगर आप लोग लिखते हैं, ठीक है, दोनों चीजें तो काफी है। मतलब अगर 6 नंबर का आता तो दोनों लिख दो, अगर 2 या 3 नंबर का आता तो सिर्फ ये 4-5 पॉइंट काफी हो जाएंगे। ठीक है, 806 सपोर्ट्स एप्लीकेशन दैट में कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम। एक ही एप्लीकेशन में बहुत सारे टास्क हो सकते हैं। टास्क सेगमेंट है ना, ये हमारे पास आएगा। तो इसलिए अब इन सबको स्मूथली रन कराने के लिए एरर डिटेक्शन या बग डिटेक्शन बहुत फास्ट होना चाहिए। ठीक है, इन सच एप्लीकेशन इट इज वेरी क्रिटिकल टू डिटेक्ट एंड एलिमिनेट द बग्स एज क्विकली एज पॉसिबल टू कन्फाइन देयर डैमेज। To make debug application fast and robust, the 808 contain mechanism to verify memory accesses and instruction execution. जो मेमोरी एक्सेस कर रहा है उसको हम एक तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं कि कोई वायरस आए कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर दे जो उसे नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो वो जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन हो रहा है उसको भी कंट्रोल करना है हमें प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के। ठीक है, तो हमारे पास ओवरव्यू क्या है इसका, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू प्रोग्राम एंड डेटा, ये है हमारे पास। दिस प्रिवेंट मिसयूज ऑफ एंड करप्शन ऑफ द सिस्टम, प्रोग्राम एंड डेटा। प्रोटेक्शन मैकेनिज्म टेक प्लेस इन एड्रेस ट्रांसलेशन। हमारा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म कैसे होता है, हमने क्या किया, अपने एड्रेस को छुपा दिया। ठीक है, जैसे वो बड़े मियां ने अपने सारे पेट्स को रखा और सबके एड्रेस छुपा दिए थे, और एक आदमी को बिठाया था वहां पे कि देखना कोई है उसको, किसी को औकात है उसको एक्सेस करनी, तभी उसको जाके जाने देना अपने जानवर के पास, वरना नहीं। अच्छा छोड़ो, तुम याद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मसला है कि प्रोटेक्शन मैकेनिज्म जो है एड्रेस ट्रांसलेशन, क्योंकि कोई भी अगर कोड एग्जीक्यूट करना है तो उसका कोड से, अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है तो उसका कोड सेगमेंट एक्सेस करना पड़ेगा, और कोई डेटा एक्सेस करना है तो उसका डेटा सेगमेंट एक्सेस करना पड़ेगा। और इन सब के एड्रेस जो है वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होते, वो हमारे पास हम लोग क्या लेते हैं, लॉजिकल एड्रेस। वो सेगमेंटेशन के थ्रू कन्वर्ट होता है लीनियर एड्रेस में, वो पेजिंग के थ्रू कन्वर्ट होता है फिजिकल एड्रेस। तो ये जो दो लेयर है एड्रेस ट्रांसलेशन की, इन लेयर्स में हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देयर आर 3 चेक्स परफॉर्म बाय द प्रोसेसर, लिमिट चेक, टाइप चेक और प्रिविलेज चेक। सही, ये 3 टाइप के चेक होते हैं, ये होते हैं सेगमेंटेशन में। फिर 2 चेक्स और होते हैं हमारे पेज ट्रांसलेशन में, वो भी वैसे देखा है तो टाइप चेक और प्रिविलेज चेक ही होता है, लेकिन क्योंकि एग्जाम में कभी 5 एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोटेक्शन पूछा गया तो मैं लास्ट में उसको लिख, ठीक है, बात करें कोई बात। लिमिट चेक, ये हमारा अब सेगमेंटेशन का पार्ट होता है कि सेगमेंटेशन में कौन कौन से हम लोग यूज कर रहे हैं प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। तो लिमिट चेक क्या करता है कि हमारे पास जो भी सेगमेंट उसका एक डिस्क्रिप्टर होगा, हर सेगमेंट का एक डिस्क्रिप्टर होता है, तो उस डिस्क्रिप्टर में उसकी लिमिट होती है। तो अगर जो इंस्ट्रक्शन में ऑफसेट आ रहा है हमारे पास, वो ऑफसेट उस लिमिट से ज्यादा है तो एक्सेस डिनाइड हो जाएगा कि आपने ये गलत लिमिट, गलत ऑफसेट दे रखा है, ये हमारे पास। ठीक है, descriptor of a Tiger segment has a limit field which gives the max size of the segment. Segment size can be vary from 1 byte to 4 GB. कितना ही बड़ा हो सकता है, मैक्सिमम 4 GB, क्योंकि लिमिट जो होती है वो 20 बिट की। सही है, और 20 बिट की लिमिट में अगर हमने ग्रैन्युलरिटी बिट अगर बने तो इसका मतलब 4 KB से मल्टीप्लाई होगा, तो जो मैक्सिमम हमारे पास 4 GB का एक सेगमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ऑफसेट एड्रेस which is desired to be accessed by an instruction must be within this limit, only then the access is granted. अगर हमने जो ऑफसेट एड्रेस दिया वो लिमिट से ज्यादा होगा तो एक्सेस डिनाइड हो जाएगा। सही है, तो ये एक प्रोटेक्शन का तरीका हो गया, लिमिट चेक। ठीक है, इफ नॉट अ जनरल प्रोटेक्शन फॉल्ट इंटरप्ट 13, अगर हमारी लिमिट ज्यादा होगी तो एक प्रोटेक्शन फॉल्ट आ जाएगा इंटरप्ट 13 के नाम। ठीक है, फॉर बाइट एक्सेस ऑफसेट एड्रेस मस्ट बी लिमिट लेस देन लिमिट, अगर जो हम लोग एक्सेस कर रहे हैं डेटा वो 1 बाइट का है तो जितनी लिमिट है हमारी उससे कम होना चाहिए। अगर लिमिट के बराबर भी है, मतलब मान लो 1 KB उसकी लिमिट और मैंने जो एड्रेस दिया 1 KB, तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसको एक ही बाइट चाहिए वो उस एड्रेस से मिल जाएगा। लेकिन अगर डेटा हमारा 16 बिट और मैंने लास्ट वाली बिट, तो एक बाइट तो उसको मिल जाएगी, दूसरी बाइट कहां से लाएंगे? सही है ना, तो इसलिए क्या होगा कि यहां पर हमारे पास जो ऑफसेट है वो लिमिट -1 होना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम लिमिट है -1, तो दो डेटा, दो एंट्री उसको मिल जाए। ठीक है, अगर हमारा डबल वर्ड एक्सेस यानी 32 बिट का डेटा वो एक्सेस करना चाहता है तो फिर उसकी लिमिट -3 होनी चाहिए जो ऑफसेट है। ठीक है, द लिमिट हियर विल आल्सो डिपेंड ऑन द ग्रैन्युलरिटी बिट इन सेगमेंट डिस्क्रिप्टर।
ठीक है। अगर ये जो हम लिमिट यहाँ पे चेक करें, लिमिट की वैल्यू, अगर ग्रेनुलरिटी बिट 0 है, इसका मतलब जो डिस्क्रिप्टर में लिमिट दी है वो एक्चुअल लिमिट है, और अगर ग्रेनुलरिटी बिट 1 है, इसका मतलब जो डिस्क्रिप्टर में लिमिट दी है उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, तब हमें एक्चुअल लिमिट पता चले। ठीक है, चलो फिर आता है हमारे पास टाइप चेक। टाइप चेक में ये चेक किया जाता है कि जो डिस्क्रिप्टर है जो वो किस टाइप का, आप जिस टाइप का डिस्क्रिप्टर आप जिस टाइप का सेगमेंट एक्सेस करना चाह रहे हो वो उस टाइप का है या नहीं। मान लीजिए आप डेटा सेगमेंट एक्सेस करना चाह रहे हैं, लेकिन वो जो सेगमेंट है वो कोड सेगमेंट है, तो आपको एक्सेस नहीं देगा। ठीक है, whenever selector is loaded into segment register, the corresponding target descriptor is copied from the descriptor table and loaded into descriptor cache। अभी बात की थी descriptor cache होता है हमारे पास, उसमें ये चीज लोड हो है। ठीक है, डिस्क्रिप्टर इंडिकेट द टाइप ऑफ सेगमेंट, कोड है, डेटा है या स्टैक है, या फिर सिस्टम भी हो सकता है, लेकिन सिस्टम को नॉर्मल प्रोग्राम एक्सेस करते हैं। ठीक है, दैट इज कंपेयर्ड टू टाइप ऑफ द सेगमेंट रजिस्टर इनटू व्हिच द सिलेक्टर वाज बीइंग लोडेड। क्योंकि हमारा जो सेलेक्टर है वो हम किसके थ्रू दे रहे हैं, सेगमेंट रजिस्टर के थ्रू। 16 बिट 32 बिट इंस्ट्रक्शन से आ रही थी, और जो 16 बिट थी लॉजिकल एड्रेस की वो हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर से आई थी। तो अगर हम वो सीएस से आ रही है तो ये चेक करेगा जो डिस्क्रिप्टर है वो कोड सेगमेंट का डिस्क्रिप्टर है या नहीं। अगर वो कोड सेगमेंट का डिस्क्रिप्टर नहीं है तो आपको एक्सेस नहीं देगा। या फिर वो स्टैक सेगमेंट से आ रहा है तो फिर देखेगा कि स्टैक सेगमेंट है या नहीं। अगर डेटा सेगमेंट से आ रहा है तो फिर चेक करेगा कि जो डिस्क्रिप्टर आप जो सेगमेंट आप एक्सेस करना चाह रहे हैं वो डेटा सेगमेंट है या कोड सेगमेंट। अगर डेटा सेगमेंट है तो एक्सेस मिलेगा, कोड सेगमेंट है तो एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप चेक के हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं कि जिस सेगमेंट को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं वो उस टाइप का है या नहीं, जो जिस टाइप का आपका सेगमेंट रजिस्टर है या सेलेक्टर है। ठीक है, एक्सेस इज ओनली ग्रांटेड इफ द टाइप मैचेस, इफ नॉट अ जनरल प्रोटेक्शन फॉर इंटरप्रेटिंग occurs। ठीक है, if a selector is loaded into CS register then the corresponding descriptor must indicate that it is a code type of segment। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा कोड टाइप ऑफ सेगमेंट है, ये डिस्क्रिप्टर वाले पार्ट में जो हमने डिटेल वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था कि कब हमारा कोड सेगमेंट होता है, कब डेटा सेगमेंट होता है और कब स्टैक सेगमेंट होता है। ठीक है, एडिशनली टाइप ऑफ एक्सेस इज आल्सो चेक टू रिस्ट्रिक्ट रीड राइट एक्सेस टू अ सेगमेंट। ठीक है, उसमें हमारे पास रीड राइट एक्सेस भी होता है कि अगर कोड सेगमेंट है तो वो ओनली एग्जीक्यूटेबल है या रीडेबल एंड एग्जीक्यूटेबल है। ये डेटा सेगमेंट है तो वो रीड ओनली डेटा सेगमेंट है या रीडेबल और राइटेबल दो। ठीक है, तो वो चेक हम लोग करते हैं टाइप चेक। ठीक है, लिमिट चेक हो गया, टाइप चेक हो गया, उसके बाद प्रिविलेज चेक होता है। ठीक है, ये हमारा सेगमेंट डिस्क्रिप्टर का एक जो है फॉर्मेट है। इसमें एक्सेस राइट बाइट्स में प्रेजेंट पे डिस्क्रिप्टर टाइप का वो चला गया भाई एग्जीक्यूटेबल। हाँ, अगर ये वाली जो हमारी एक्सेस राइट बाइट जो है इसमें ये 1 2 3 ये 3 बिट है। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल एक्सपेंशन डायरेक्शन यानी ईडी। अगर एक्सपेंड डाउन 1 है इसका मतलब एक्सपेंड डाउन यानी स्टैक सेगमेंट है। ठीक है, और अगर ये 0 है इसका मतलब ये स्टैक सेगमेंट, ये डेटा सेगमेंट। ठीक है, और ये ई हमारा 0 होना चाहिए। अगर ई 0 है और ईडी मतलब उसके बाद वाली बिट अगर 0 है इसका डेटा सेगमेंट है, 1 है इसका मतलब स्टैक सेगमेंट। डब्ल्यू राइटेबल है यानी अगर 0 है तो सिर्फ रीड ओनली है और 1 है तो राइटेबल। ठीक है, ये सिंपल सेल्फ एक्सप्लेनेशन है। सही है, चलो तो फिर होता है प्रिविलेज चेक। प्रिविलेज चेक में ये देखना पड़ेगा कि जो सेगमेंट हम लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं उस सेगमेंट की प्रिविलेज लेवल हमारे प्रिविलेज लेवल से मैच करता है या नहीं। ठीक है, एक हमारे पास रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल, मैंने बताया था कि जो सिलेक्टर होता है हमारा उसमें आरपीएल होता है। 16 बिट का सिलेक्टर होता है, उसमें 2 बिट हमारी रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल बिट होती है। तो इस बिट को चेक करता है वो डीपीएल के बीच। डिस्क्रिप्टर में हमारे पास यहाँ पे इस एक्सेस राइट बाइट में 5 और 6 होते हैं, डीपीएल होती है, डिस्क्रिप्टिव प्रिविलेज लेवल बिट। तो उसको चेक करते हैं कि हमारी जो प्रिविलेज है वो डिस्क्रिप्टर के प्रिविलेज से मैच कर रही है नहीं। अगर कर रही है तो एक्सेस मिलेगा, नहीं कर रही है तो नहीं मिलेगा, उस सेगमेंट का एक्सेस हमारे पास नहीं मिल सकता। सही है, तो एग्जाम में कभी कभी इन चारों की डायरेक्ट डेफिनेशन आएंगे। चारों के लिए तो तीनों किया जाती है जनरली, आरपीएल, डीपीएल और सीपीएल। ठीक है, तो वो डेफिनेशन इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट लिख दी है कि कहां पर मतलब कौन सी चीज क्या होती है। आरपीएल क्या है, रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल है ऑफ द ओरिजिनल सप्लायर ऑफ द सेलेक्टर। जो सेलेक्टर हम लोग दे रहे हैं वहां से हमारा रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल आ रहा है। आरपीएल इज डिटरमाइंड बाय द 2 एलएसबी ऑफ द सेलेक्टर। लेकिन ये हम लोग चेंज कर सकते हैं, हमारे पास है, हम लोग तो दे रहे हैं ना इसको कंप्यूटर में, तो ये हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास सीपीएल होता है। सीपीएल मतलब करंट प्रिविलेज है। ये जो सीपीएल होता है ये हमारे टास्क का सीपीएल जो प्रोग्राम हम लोग रन कर रहे हैं। ठीक है, प्रिविलेज लेवल याद होंगे आप लोग को 0 1 2 3 था, बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, अभी आगे भी डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो करंट प्रिविलेज लेवल ही उस कोड, क्योंकि हम लोग थोड़ी एक्सेस कर रहे हैं, एक्चुअल में वो कोड एक्सेस कर रहे हैं, जो हमने कोड लिखा है वो कोड एक्सेस कर रहा है उन सेगमेंट। तो ये जो करंट प्रिविलेज लेवल है उस कोड का प्रिविलेज लेवल कि जो आपका कोड है वो किस प्रिविलेज लेवल पे रन कर रहा है। इट इज इक्वल टू प्रिविलेज लेवल ऑफ द कोड सेगमेंट करंटली बीइंग एक्जीक्यूटेड। ठीक है, इट इज स्टोर्ड इन 2 LSBs ऑफ द कोड सेगमेंट रजिस्टर एक्सेप्ट फॉर अ कंफर्मिंग कोड सेगमेंट। वो अभी बताएंगे कंफर्मिंग कोड सेगमेंट क्या होता है। अ यूजर इनविजिबल रजिस्टर स्टोर्ड दिस वैल्यू ऑफ सीपीएल। ठीक है, अब वो इनविजिबल है हमारे पास। तो आरपीएल तो हम लोग
चेंज कर सकते हैं, लेकिन सीपीएल इनविजिबल है, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हमने बाई चांस स्मार्ट बन के अपना आरपीएल ज्यादा दिखाना है, मतलब आरपीएल को हमने कम कर दिया, प्रिविलेज लेवल हम हायर पे चले गए, तो माइक्रो प्रोसेसर बेवकूफ है, वो क्या करेगा, उसके पास ईपीएल, वो ईपीएल पहले कैलकुलेट करेगा। ईपीएल जो इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो, न्यूमेरिकली हायर, न्यूमेरिकली हायर, हाईएस्ट का मतलब ये है कि लोअर प्रिविलेज लेवल, क्योंकि 0 हाईएस्ट प्रिविलेज लेवल होता है, 3 होता है वो लोएस्ट प्रिविलेज लेवल, ठीक है। इट इज लीस्ट प्रिविलेज लेवल बिटवीन आरपीएल एंड सीपीएल, न्यूमेरिकली हाईएस्ट। तो ईपीएल जो होगा मैक्सिमम होगा आरपीएल और सीपीएल। मान लीजिए सीपीएल हमारा 2 है और हमने आरपीएल 0 डाल दिया, तो ईपीएल का हो जाएगा 2 होगा, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर वो चेक करता है डीपीएल और ईपीएल, सही। तो डीपीएल क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव प्रिविलेज लेवल, जो हमारे पास जिस सेगमेंट को हम लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं उसका प्रिविलेज लेवल, उसके डिस्क्रिप्टर में उसका प्रिविलेज लेवल दिया हुआ है, तो उस प्रिविलेज लेवल से ये हमारे ईपीएल को मैच करेगा। तो ऑपरेशन इज ओनली अलाउड इफ ईपीएल इज इक्वल टू डीपीएल, सही है। तो हमारे प्रिविलेज चेक हो, प्रिविलेज चेक कैसे होता है, ये सारे हमारे पास प्रिविलेज लेवल हैं, इनमें फिर ये वाला प्रिविलेज चेक है कि हमारे पास ये चेक करेगा ईपीएल और डीपीएल को, अगर ईपीएल डीपीएल से कम है, यानी कि हायर प्रिविलेज लेवल पर है, तो हमें एक्सेस अलाउ होगा, वरना नहीं होगा। इक्वल भी होगा तो भी हो जाएगा, इसमें लेस देन और इक्वल टू का साइन होना चाहिए, सही है। फिर हमारे पास पेज लेवल प्रोटेक्शन, ये हमारे पास अभी तक क्या था, सेगमेंट लेवल प्रोटेक्शन, इसमें 3 चीजें थी हमारे पास, टाइप चेक, लिमिट चेक और प्रिविलेज चेक। फिर आता है हमारे पास पेज लेवल प्रोटेक्शन। पेज लेवल प्रोटेक्शन में हमारे पास 2 बिट होते हैं, एक तो होता है प्रिविलेज चेक और एक टाइप चेक, ठीक है। इसीलिए मैंने वहां पे 3 चीजें बताई। लेकिन अगर वहां पे आता है 5 एस्पेक्ट्स लिखने के लिए, तो इसको हम लोग लिख देते हैं यूजर लेवल चेक या एक्सेस लेवल चेक, और इसको हम लोग लिख देते हैं कि इसका टाइप पेज टाइप चेक, ठीक है। तो प्रिविलेज हमारे पास यहाँ पे 2 होते हैं, एक तो होता है सुपरवाइजर और एक होता है यूजर। अगर ये यूएस 1 है तो इसका मतलब हमारा जो हम जो पेज एक्सेस करना चाह रहे हैं वो यूजर लेवल पर, यूजर लेवल होता है हमारा मतलब जो सीपीएल है हमारा, जो कोड उसको एक्सेस कर रहा है, अगर वो 3 पे है इसका मतलब वो यूजर लेवल पे, और अगर 0 1 2 पे इसका मतलब वो सुपरवाइजर पे, ठीक है। 0 1 2 अगर जो कोड हम लोग अभी रन कर रहे हैं, यानी हमारा जो प्रिविलेज लेवल है वो 0 है, 1 है, 2 है, इसका मतलब वो सुपरवाइजर प्रिविलेज लेवल है, और अगर वो 3 है इसका मतलब वो जो है यूजर प्रिविलेज लेवल। अच्छा, हमारे पास पेज लेवल में सिर्फ एक ही बिट है जो 0 है 1, तो अगर ये 1 है इसका मतलब ये यूजर लेवल का पेज है, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, सुपरवाइजर भी एक्सेस कर सकता है और यूजर भी एक्सेस कर सकता है। अगर ये 0 का है यूएस, तो फिर इसका मतलब इसे सिर्फ कौन एक्सेस कर सकता है, सिर्फ सुपरवाइजर एक्सेस कर सकता है, यूजर एक्सेस नहीं कर सकता, सही है। When the process is operating at supervisor level, all pages are addressable, but when it's executing as user level, only page belonging to user level are accessible कह सकते हैं, addressable कह सकते हैं, ठीक है। फिर टाइप चेक में होता है जब प्रोसेसर हमारा सुपरवाइजर लेवल पे काम करता है, तो ये टाइप चेक परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती, सारे के सारे पेजेस हमारे रीडेबल भी है, ठीक है। लेकिन अगर प्रोसेसर हमारा यूजर लेवल पे काम कर रहा है, ऑन द पेजेस बिलोंगिंग टू यूजर लेवल आर एक्सेसिबल एज फॉलोज, फिर हमारा जो है यूजर लेवल पे बिलोंग करते हैं पेजेस, सिर्फ वो पेज एक्सेसिबल होंगे। और उसके बाद भी फिर ये आरडब्ल्यू वाली बिट होती है पेज टेबल एंट्री में, कहाँ गया ये हमारे पास पेज टेबल एंट्री पहले, ओके पिछले वाली स्लाइड में थी हमारे पास जो पेज टेबल एंट्री थी, वहां पे हमारे पास एक डब्ल्यू यू और एस बिट थी और एक आरडब्ल्यू, ठीक है। तो उसमें रीड ओनली एक्सेस अगर ये है 0 है, इसका मतलब यूजर सिर्फ उस पेज को रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता। अगर आरडब्ल्यू बिट 1 है, इसका मतलब उस पेज को यूजर राइट भी कर सकता है और रीड भी कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारी पेज लेवल प्रोटेक्शन है। इसमें 2 चीजें, सिर्फ यूजर को सुपरवाइजर लेवल या फिर टाइप चेक कि वो सिर्फ रीडेबल है या रीडेबल राइटेबल दोनों, वो भी यूजर के, सुपरवाइजर तो दोनों काम कर ही सकता है सारे पेजेस के, ठीक है। फिर हमारे पास प्रोटेक्शन रिंग्स, प्रोटेक्शन रिंग्स अलग से कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट पे डिस्कस किया था कि हमारे पास 4 टोटल प्रिविलेज लेवल्स होते हैं। PL0 हाईएस्ट होता है हमारे पास, जो कि मोस्ट प्रिविलेज लेवल है, कर्नल्स में होता है, ओएस कर्नल्स में। फिर सिस्टम सर्विसेज का PL1 होता है, फिर PL2 होता है ओएस एक्सटेंशंस के लिए होता है, और PL3 हमारा यूजर लेवल होता है, एप्लीकेशन सारे एप्लीकेशन नॉर्मली जो यूजर एप्लीकेशन होते हैं वो इस पे प्रिविलेज लेवल 3 पे रन करते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिविलेज इज इम्प्लीमेंटेड बाय असाइनिंग अ वैल्यू फ्रॉम 0 to 3 टू की ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रोसेसर, ठीक है। 0 represent the greatest privilege and 3 represent least privilege, ठीक है। 0 highest पे, 3 जो है वो least पे या lowest पे कह सकते हैं। It's shown as concentric ring of increasing radius. The center is for the segment containing most critical software, usually the kernel of operating system. OS kernels के लिए होते हैं, outer ring for segment of less critical, ठीक है। फिर ये कंबाइनिंग पेज लेवल एंड सेगमेंट लेवल प्रोटेक्शन, ये भी 1 या 2 बार पूछा हुआ है लास्ट ईयर के एग्जाम, ठीक है। तो जब पेजिंग हमारी अनेबल होती है तो पहले क्या होगा, पहले सेगमेंट लेवल का प्रोटेक्शन चेक होगा, उसके बाद फिर जब अगर सेगमेंट लेवल का सब कुछ सही है तो हमारे पास फिर पेज लेवल की प्रोटेक्शन चेक होगी, और अगर वो भी सही है तब हमारा जो है, अगर तब उसको
एक्सेस दिया जाए। अगर प्रोसेसर डिटेक्ट्स अ प्रोटेक्शन वायलेशन एट एनी स्टेज, द रिक्वेस्टेड ऑपरेशन कांट प्रोसीड एंड एन एक्सेप्शन ऑकर्स। ठीक है, ये हमारा कंपैरिजन है सेगमेंट लेवल प्रोटेक्शन में और पेज लेवल में। ठीक है, कंपैरिजन क्या है कि इसका पेज एड्रेस सेगमेंट लेवल में कुछ भी हो सकता है और पेज लेवल में 4 KB अलाइन है, क्योंकि हर जो पेज है वो 4 KB का है। हर पेज हमारा 4 KB का है, तो लास्ट से 12 बिट्स इसमें जीरो, शुरुआत के 20 बिट्स है उससे हम लोग इसका पेज एड्रेस देते हैं। ठीक है, पेज टेबल एंट्री में आपने देखा होगा कि 20 बिट्स में वो पेज एड्रेस देती है और बाकी 12 बिट्स है वो उसको हम लोग यूज कर लेते हैं एक्सेस राइट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद साइज सेगमेंट लेवल, सेगमेंट हमारा कोई भी साइज हो सकता है। ठीक है, 4 GB तक है और इसमें हमारे पास 4 KB डिफाइंड, जो पेज हमारा वो 4 KB ज्यादा नहीं होता। प्रेजेंट बिट दोनों के अंदर होगी, ए बिट एक्सेस बिट का स्टेटस दोनों में होगा, स्टेटस बिट जो है। प्रिविलेज लेवल इसमें 4 है, इसमें 2, इसमें PS 0 1 2 3 था, इसमें यूजर और सुपरवाइजर। डर्टी बिट स्टेटस इसमें प्रेजेंट नहीं होता सेगमेंट लेवल में, पेज लेवल में होगा डर्टी बिट, क्योंकि जो पेज मेमोरी में है वो अगर मॉडिफाई हुआ तो डर्टी बिट उसकी बंद हो जाती है। ठीक है, राइट प्रोटेक्शन दोनों में है ना, राइट प्रोटेक्शन वहां पे भी हमारे पास था कि अगर लास्ट वाली बिट 0 थी इसका मतलब सिर्फ रीडेबल डेटा सेगमेंट है, और यहाँ पे भी अगर RW 0 है तो फिर इसका मतलब ये सिर्फ रीड ओनली पेज है, राइटेबल पेज नहीं है यूजर के। सुपरवाइजर के लिए तो सब राइट है। ठीक है, कंफर्मिंग कोड सेगमेंट क्या होता है लास्ट में बस। अच्छा, कंफर्मिंग कोड सेगमेंट क्या होता है, अगर हमारे पास एक EDC टाइप वाले बिट्स में हमारे पास एक C बिट होती है, अगर हमने उसको 1 कर दिया, हमने फर्स्ट हमारे पास अगर 1 है इसका मतलब हमारा एग्जीक्यूटिव सेगमेंट यानी कोड सेगमेंट है, अगर सेकंड में हमने 1 कर दिया इसका मतलब ये कंफर्मिंग कोड सेगमेंट है। अगर किसी कोड सेगमेंट को हमने कंफर्मिंग कोड सेगमेंट बना दिया तो अब उसको कोई भी प्रिविलेज लेवल वाला प्रोग्राम एक्सेस कर, यानी कि हमारा भले ही वो कोड सेगमेंट हमारा 1 प्रिविलेज लेवल पे हो, 0 प्रिविलेज लेवल पे हो, अगर हमने उसको कंफर्मिंग कोड सेगमेंट बना दिया उसकी वो बिट हमने 1 कर सी वाली। ठीक है, confirming flag in code segment descriptor should be set 1 to indicate that the segment is a confirming code segment। तो जब ये confirming code segment बन जाएगा तो फिर उसके बाद कोई भी प्रोग्राम किसी भी प्रिविलेज लेवल का वो इसको एक्सेस कर सकता है इजीली। अब उसको प्रिविलेज चेक की जरूरत नहीं, अब ये प्रिविलेज चेक करेगा ही नहीं। ठीक है, प्रिविलेज चेक इसमें फिर खत्म हो जाता है, सिर्फ टाइप चेक और लिमिट चेक करता है। प्रिविलेज चेक खत्म हो जाएगा तो कोई भी प्रिविलेज लेवल का प्रोग्राम इसको एक्सेस कर सकता है। कुछ कोड सेगमेंट्स ऐसे होते हैं जो हम चाहते हैं कि सब लोग उसको यूज कर सकें, तो उसको हम लोग ऐसा कंफर्मिंग कोड सेगमेंट में। सही है, उसके बाद फिर हमारे पास होता है कॉल गेट। तो कंफर्मिंग कोड सेगमेंट में प्रॉब्लम ये है कि हमने उसमें प्रिविलेज चेक नहीं हटा, तो अब कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। मैं ये चाह रहा था कि भाई 0 पे हमारा प्रोग्राम है जो कोड सेगमेंट जिसको मैं एक्सेस दें, और मैं चाह रहा हूँ कि बस सेकंड लेवल तक वाले उसको एक्सेस कर सकते, 3 लेवल वाले एक्सेस ना। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पे सेवियर है हमारा कॉल गेट। कॉल गेट्स में क्या होता है, कॉल गेट में हम लोग जो कोड सेगमेंट हमें एक्सेस करना उसके लिए हमें कॉल गेट बनाना, कॉल गेट वाली कॉल गेट है कॉल गेट। ठीक है, तो कॉल गेट में हमारे पास एक डिस्क्रिप्टर होता है, कॉल गेट डिस्क्रिप्टर। ठीक है, तो वहां पे हमारे पास एक सेलेक्टर होगा, गेट टाइप होगा, ऑफसेट होगा, प्रिविलेज लेवल, स्टैक सेगमेंट एंड स्टैक पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा हमारे पास गेट डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर कंट्रोल ट्रांसफर बिटवीन एग्जीक्यूटिव सेगमेंट्स एट डिफरेंट प्रिविलेज लेवल। अलग अलग प्रिविलेज लेवल, मतलब मैं 2 नंबर से मुझे 1 नंबर वाला एक्सेस करना है, और तो हम लोग क्या करें कॉल गेट का यूज करते हैं। एक कॉल गेट है नॉर्मल गेट, कोई भी गेट डिस्क्रिप्टर, चाहे वो ट्रैप गेट हो, इंटर गेट डिस्क्रिप्टर हो, उन सब में ये चीजें होती। एक तो सिलेक्टर होता है कि वो सिलेक्ट करेगा GDT या LDT में से उस डिस्क्रिप्टर। ठीक है, फिर उसका गेट का टाइप हो, ये कैसा टाइप है, या कॉल गेट है, ट्रैप गेट है, या टास्क गेट है, इंटरप्ट गेट है, ये गेट टाइप। फिर ऑफसेट है, ये बताता है कि टारगेट कोड सेगमेंट में कहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक गेट के थ्रू स्टार्ट किया और हम पूरा का पूरा कोड सेगमेंट एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं। उस सेगमेंट में हम बताते हैं कहां से आपको एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना और कहां पे आपको खत्म करना। ठीक है, तो ये ऑफसेट होता है कि उस कोड सेगमेंट में कहां से हमें एग्जीक्यूशन स्टार्ट। फिर प्रिविलेज लेवल है, प्रिविलेज लेवल में अब ये है कि कॉल गेट का जो प्रिविलेज लेवल है वो चेक होगा उस कोड सेगमेंट के प्रिविलेज लेवल से। सही है, स्टैक सेगमेंट एंड स्टैक पॉइंटर, इट स्पेसिफाइज द प्रिविलेज लेवल रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द कोड सेगमेंट। ठीक है, एक कोड सेगमेंट मान लो वो 1 का है, मेरा 3 है, लेकिन उसका जो कॉल गेट है उसमें हमने जो प्रिविलेज लेवल वो 3 डाला, तो अब मैं इस कॉल गेट के थ्रू उसको एक्सेस कर सकता हूं। स्टैक सेगमेंट एंड स्टैक पॉइंटर, दीज विल स्पेसिफाई द स्टैक सेगमेंट एंड स्टैक पॉइंटर टू बी लोडेड व्हेन द ट्रांसफर ऑकर्स। जब हमारे पास ट्रांसफर होगा तो स्टैक सेगमेंट जो अभी प्रेजेंट में कोड में स्टैक सेगमेंट चल रहा होगा उसका स्टैक सेगमेंट लोड होगा और स्टैक पॉइंटर वहां से कॉपी हो जाएगा। ठीक है, गेट डिस्क्रिप्टर, अब ये उसका फॉर्मेट, चाहे वो ट्रैप गेट हो, इंटरप्ट गेट हो, कोई भी गेट हो, गेट डिस्क्रिप्टर का फॉर्मेट ऐसा होता है। इसमें एक हमारे पास सिलेक्टर होता है, एक ऑफसेट होता है। यहाँ पे बेस एड्रेस नहीं है इस डिस्क्रिप्टर में। ठीक है, हमारे पास सिलेक्टर है जो 16 बिट का है, यहाँ से वो सिलेक्ट होगा कि कितने जो GDT या LDT में से कौन सा डिस्क्रिप्टर में सिलेक्ट है। ठीक है, उसके बाद ऑफसेट एड्रेस होता है हमारे पास टोटल 32 बिट का।
क्योंकि हर सेगमेंट मैक्सिमम 30 मतलब 4 GB का हो सकता है, तो उसके लिए हमें 32 बिट चाहिए। तो वो जो 32 बिट है वो हम यहाँ से उसके ऑफसेट प्रोवाइड करेंगे कि इस सेगमेंट में कहाँ से हमें एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है। 20 मिनट हो ऑलरेडी, चलो खत्म करते हैं इसको जल्दी। इसके बाद हमारे पास वही पी प्रेजेंट विद डीपीएल 0 टाइप। डीपीएल में हमारे पास कहाँ गया, डीपीएल लीस्ट प्रिविलेज लेवल एट विच अ टास्क में एक्सेस द गेट। ठीक है, इस गेट को, ये हमने गेट लगा रखा है दूसरे उसमें, इस गेट को खोलने के लिए कितना प्रिविलेज लेवल चाहिए वो इसमें डिफाइन। ठीक है, डेस्टिनेशन सिलेक्टर 16 बिट सिलेक्टर, डेस्टिनेशन ऑप्शन, ये डेस्टिनेशन सिलेक्टर है जो कोड से मतलब टारगेट कोड सेगमेंट को सिलेक्ट करेगा उसके डिस्क्रिप्टर को, और ये इसका ऑप्शन। सही है, वर्किंग वर्किंग आप समझ रहे हैं, पहले हमारा प्रिविलेज लेवल चेक होगा, फिर कोड सेगमेंट लोड होगा, फिर स्टैक सेटअप होगा। नया जो हमेशा देखो हर कोड सेगमेंट के साथ एक अलग स्टैक होता है, क्योंकि जिस प्रिविलेज लेवल का कोड सेगमेंट होगा उसी प्रिविलेज लेवल की स्टैक हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग 3 प्रिविलेज लेवल में थे, अब हमने कॉलगेट के थ्रू 1 प्रिविलेज लेवल का एक्सेस किया है कोड सेगमेंट, तो अब हमें नई स्टैक लेनी पड़ेगी और उसका प्रिविलेज लेवल 1। ठीक है, तो स्टैक सेटअप होगा, फिर कंट्रोल ट्रांसफर होगा। पहले कोड सेगमेंट लोड होगा, फिर उसके हिसाब से स्टैक सेगमेंट लोड होगा, और उसके बाद फिर कंट्रोल ट्रांसफर होगा। ठीक है, आईओ प्रोटेक्शन हम लोग कैसे देते हैं इसमें, ये फाइनल टॉपिक है, आईओ प्रिविलेज और आईओ प्रोटेक्शन। तो आईओ प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे पास दो मैकेनिज्म है, या तो हम लोग आईओपीएल बिट को यूज कर सकते हैं जो हमारे पास फ्लैग रजिस्टर में, इनको अगर हम लोग चेंज कर दें, जो हमारा करंट प्रोग्राम अगर हमारे पास 2 लेवल पे चल रहा है, ठीक है, तो मैं आईओपीएल बिट को चेंज कर दूंगा 2 लेवल पे, तो फिर मेरा जो प्रोग्राम है वो आईओस को एक्सेस कर सकता है। अगर आईओ की लेवल 0 है या 1 है, बाय डिफॉल्ट 0 होती है क्योंकि स्टार्टिंग में सारी चीजें 0 रहती हैं, तो फिर मेरा जो प्रोग्राम है वो आईओ को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट तरीका है आईओ को एक्सेस देने का। दूसरा है हमारे पास आईओ परमिशन बिट में, जिस जो कि होता है टास्क स्टेट सेगमेंट। टीएसएस आपने अभी तक पढ़ लिया होगा डिटेल वीडियो से, नहीं होगा तो अभी नेक्स्ट उसमें आ जाएगा, नेक्स्ट यूनिट के लेक्चर्स में। ठीक है, आईओ प्रिविलेज लेवल बिट में हमारे पास आईओपीएल को हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, फ्लैग रजिस्टर में अगर है तो ठीक है, और ये हमारे पास टोटल 6 सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ये तभी होगी जब हमारे पास आईओपीएल का एक्सेस आईओस का एक्सेस होगा हमारे पास। ठीक है, हमारी जो प्रिविलेज लेवल है वो आईओपीएल के प्रिविलेज लेवल से कम हो। ठीक है, कम का मतलब समझते हैं, न्यूमेरिकली कम हो, और वैसे है any time by less privileged procedure to use a sensitive instruction result a general procedure for protection exception. A task can change IOPL only with the pop-up instruction. However, the procedure executing PL0 only can change the IOPL bits. IOPL bit को change करने के लिए सिर्फ PL0 वाला प्रोसीजर सिर्फ इसको चेंज कर सकता है। बाई किसी और प्रिविलेज लेवल से अगर आप इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्या करते हैं हम लोग, पॉपअप करते हैं, वहां से टास्क मतलब वहां से फ्लैग रजिस्टर को डालते हैं रजिस्टर में, फिर उसको चेंज करते हैं, फिर वापस से उसको पुश लेफ्ट कर देते हैं। लेकिन ये तभी चेंज होगा जब हमारा जो प्रिविलेज लेवल है 0। अगर ये प्रिविलेज लेवल नहीं है तो आईओपीएल डज नॉट रिजल्ट इन एन एक्सेप्शन, आईओपीएल सिंपली रिमेन्स अनऑर्डर्ड। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा और वो आपको बताएगा भी नहीं कि मैं चेंज नहीं, बस वो चेंज होगा, चुपचाप वैसे ही रहेगा। आपने डाला, आपका प्रिविलेज लेवल नहीं था, आपको वो भाव नहीं देगा। ठीक है, आईओ परमिशन बिटमैप क्या होता है, हमारे पास टीएसएस में एक एरिया होता है पूरा पूरा। The IO permission bitmap is a bit vector with variable size and location. The processor locates the IO permission bitmap by means of IO map base field. जो हमारे TSS में होता है IO map base field, वो बताता है कि IO map जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टास्क सेगमेंट में कितने ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। ये 16 बिट का ऑफसेट देता है, तो वो ऑफसेट से वहां से IO बिट स्टार्ट होता है। IO परमिशन bitmap, IO permission bitmap can be viewed as a 0 to 64 k bit string। ठीक है, 0 से लेकर 64 किलो बिट्स होती है, बाइट नहीं, 64 किलो बिट्स, या कह सकते हैं 8 केबी होता है इसके अंदर, 8 केबी की मेमोरी होती है, हर एक बिट एक आईओ को डिफाइन करना है। ठीक है, तो टोटल हम लोग हमारे पास 64 के आईओ हम लोग एक्सेस कर सकते हैं अपने 80386 के थ्रू। ठीक है, 64 के आईओ, लेकिन ये 8 बिट वाली आईओ। ठीक है, अगर 16 बिट वाली होंगी तो 32 बिट के आईओ हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, आईओ मैप बेस इन द करंट टीएसएस एंड एंड्स विद टीएसएस। जो टीएसएस की लिमिट होगी वही आईओ बेस की लिमिट होगी, मतलब जो आईओ परमिशन बिटमैप की लिमिट होगी उससे ऊपर नहीं जाएगा। Because the IO permission bitmap is in the TSS segment, different task can have different bitmap। ठीक है, अलग अलग टास्क के अलग अलग बिटमैप होंगे। तो एक टास्क को हमें आईओ की एक्सेस देना है तो हम उसके लिए उसमें बिटमैप में उस बिट को हम लोग कर देंगे 0, जिस आईओ का हमें एक्सेस देना है, सारी बिट को हम लोग 0 कर देंगे। लेकिन अगर किसी टास्क को हमें नहीं देना तो उसके बिटमैप पे हम लोग सबको बंद रखेंगे, या उसको रखेंगे ही, लिमिट उसकी कम कर देंगे जिससे जाएगी। ठीक है, और अगर हर टास्क को हमें देना है एक्सेस आईओस का, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो हमारी आईओपीएल बिट थी उसको हम लोग जाके फ्री कर देंगे, इससे सारे टास्क को एक्सेस मिलता है। ठीक है, इन प्रोडक्टिव मोड व्हेन इट एनकाउंटर्स द आईओ इंस्ट्रक्शन, तो पहले आईओपीएल को चेक करता है, अगर आईओपीएल सीपीएल जो हमारा आईओपीएल से कम है या बराबर है तो ऑपरेशन होगा, अगर ज्यादा है तो ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर वो चेक करेगा परमिशन बिट में, ईच बिट आईओ परमिशन बिट। आप इसको पढ़ लीजिएगा, अगर परमिशन बिट मैप के बारे में आता है तो बस इतना ही लिखना है, अगर 6 मार्क्स का आता है तो
ठीक है। और ये एक एक्स्ट्रा नोट कि अगर ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आयोज को हम लोग रिप्रेजेंट करें वहां पे, ठीक है। लिमिट इज इक्वल टू आयो मैप बेस प्लस 31। अगर हमारे पास जो यहाँ से आयो मैप बेस यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से हमने इसका मैप बेस का ऑफसेट दिया, यहाँ से मैप बेस स्टार्ट, तो अब यहाँ से 31 पे अगर ये एंड हो गया, यानी 31 लोकेशन में भी 8 बिट होंगी और 0 में भी 8 बिट होंगी, तो 31 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा, यानी कि 256 आयो को हम लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। बाकी आयो हमारे पास एक्सेस नहीं है, ठीक है। चलो फाइनल खत्म हो गया ये टॉपिक। वैसे 5 एस्पेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन ये पूछा गया लिस्ट करने के लिए लास्ट ईयर के एग्जाम्स में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये हमारे पास सेगमेंट लेवल प्रोटेक्शन है, लिमिट चेक, टाइप चेक, प्रिविलेज चेक। फिर पेज लेवल में हमारे पास लेवल चेक होगा कि जो कोड है वो यूजर लेवल पे काम कर रहा है या सुपरवाइजर लेवल पे काम। फिर पेज टाइप चेक, रीड ओनली है, रीडेबल, राइटेबल दोनों, ठीक है। ये 5 एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोटेक्शन हो गए। ये अगर कभी आता है एग्जाम में तो आप इसको सिंपल 5 चीज में लिख सकते हैं। इसको चाहे तो कैटेगरी बना सकते हैं, ये पेज लेवल प्रोटेक्शन है और ये सेगमेंट लेवल प्रोटेक्शन, सही। चलो तो ये था हमारे पास यूनिट 4 का वन शॉट, ठीक है। इसमें ये सारे पीवाईक्यूज हैं जो अभी तक पूछे गए हैं, मैंने ज्यादातर सारे के सारे जो है वो कवर किए इस वन शॉट में, ठीक है। सेगमेंट लेवल, पेज लेवल, सारी की सारी चीजें इतनी भी इसमें लिखी है मैंने, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करी है। तो आई होप के आपको मदद मिली होगी, इससे आपका अच्छा होगा और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। चलो तो फिर तैयारी करो, टाइम बहुत कम है। ऑल द बेस्ट।